हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से जो झांसी डिवीज़न है वहाँ का आपका एएलपी का ज्वाइनिंग आया है। एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर आया है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे को विवेक भाई ने शेयर किया है, उनका जो कॉल लेटर है वो। इसमें पूरा उन्होंने ऊपर से क्रॉप किया है, लेकिन ये बता दूं ये झांसी के ही रहने वाले हैं जिस स्टूडेंट का आया है, इसलिए इनका बहुत जल्दी पहुंच गया। और एक चीज़ इससे साबित हो जाती है, इनका बिल्कुल लास्ट वाले डेज़ में जो है इनका 14 सितंबर को रिपोर्टिंग है और 16 सितंबर तक आपका वहाँ पे रिपोर्टिंग का डेट दिया गया है एएलपी का। तो ये समझ लीजिए कि सबका एक साथ लेटर डिस्पैच कर दिया गया है। बाकी जो दूर दूर स्टेट्स के रहने वाले हैं, जैसे यूपी और बिहार के जो दूर वाले एरिया में रहने वाले हैं, जिनका डिस्टेंस झांसी से ज़्यादा है, या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी के, दिल्ली, इन सब लोकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। उनको एक हफ्ता 10 दिन के अंदर उनका भी ज्वाइनिंग लेटर उनको अपने हाथ में मिल जाएगा। और इससे ये है कि आपका ये समझ लीजिए कि सबका एक साथ लेटर डिस्पैच कर दिया गया है। तो मैं इसमें ये पूरा इससे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये पिक्स उन्होंने क्लिक करके मेरे को भेजा है, तो ये क्लियर नहीं है। ऊपर बस ये समझ लीजिए झांसी का इनका नाम उम सब क्रॉप कर दिया गया है। और मैं आपको एनसीआर का जो वेबसाइट है उस पर एक सैम्पल कॉल लेटर पड़ा हुआ है, मैं उसको देख के और उससे आपको सारा कुछ डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा। उसमें बहुत अच्छे से सारा कुछ लिखा, और सेम यही है, पूरे वही 12 पॉइंट्स है जो आपके कॉल लेटर में लिखा हुआ है, बिल्कुल वही फॉर्मेट उठा के और दे दिया गया है। ऊपर सिर्फ नाम और एड्रेस चेंज करना होता है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। तो ये ओरिजिनल इनका कॉल लेटर था। अब चलिए ज़रा देखते हैं वन बाई वन सारा का सारा। ये आपका कॉल लेटर का सैंपल है, ये खुद भी आप एनसीआर वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें वही है, आपका नेम और एड्रेस हर एक स्टूडेंट्स का चेंज कर दिया जाता है और उनका रिपोर्टिंग डेट चेंज कर दिया जाता है। बस ये 3 चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो सभी के लिए सिमिलर हैं और वही सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल यही कॉल लेटर उनको आया है, यही ज्वाइनिंग लेटर उनका आया है। इसमें सिर्फ उनको ऊपर जो है उनका सिर्फ नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। इसमें जो आपका पहला पॉइंट है, आपके पत्र में दी गई आपकी जन्म तिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि की मैं अपने साथ सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अंक पत्र हाई स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट एवं जाति प्रमाण पत्र के मूल रूप से लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की 2 प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करनी होगी। कोई भी प्रपत्र स्कूल के व्याख्याता से सत्यापित न कराएं, मतलब स्कूल से आपको वेरीफाई नहीं कराना है, ये जो है किसी गजटेड अधिकारी से आपको इसको वेरीफाई कराना है। सारे के सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप वेरीफाई करा के जाएंगे। उसके 2 कॉपी, मतलब जैसे 10th का जैसे सर्टिफिकेट हुआ तो उसके 2 जेरोक्स करा के और उन दोनों को है आपको अटेस्ट करवाना है। जो दूसरा है, नियुक्ति से पूर्व आपको शपथ लेना होगा। ये सब वही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या आपसे कराया जाएगा। प्रारंभ में आपको सामान्य अनुदान, ये आपका लिए बोला गया है कि आपको क्या मिलेगा। तो आपको जो है आपका बेसिक सैलरी और उसके साथ में डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को जोड़ के और जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको सैलरी के तौर पर मिलेगा, जो कि 22-23 हज़ार रुपये के आसपास होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, आपको अस्थायी सेवा के दौरान कभी भी 14 दिन के नोटिस अथवा उसके बदले 14 दिन का वेतन देकर सेवा मुक्त किया जा सकता है। अब ये समझिए कि अस्थायी वो टाइम ड्यूरेशन कब तक का होता है। तो अस्थायी टाइम ड्यूरेशन आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक का होता है। जब आप जाके ज्वाइनिंग करेंगे, जब तक आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा तब तक आप टेम्परेरी ही ज्वाइंड होंगे, एक अप्रेंटिस जैसे होंगे। इसीलिए आपको बेसिक सारा दिया जाता है। आपका फाइनल ज्वाइनिंग तब होता है जब आपका नाम सर्विस बुक में चढ़ जाता है, और सर्विस बुक में तभी चढ़ता है जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपका सर्विस बुक में नाम लिखा जाता है, वहीं से आपका एनपीएस अकाउंट खुलता है। मैं एनपीएस के बारे में भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स जेई एएलपी इन सभी दोनों कॉमन एग्जाम में सेलेक्ट हैं, तो वो ऐसी गलती ना करें कि वो एएलपी पहले ज्वाइन कर ले और ये सोचे कि 2 महीने बाद जेई का ज्वाइनिंग आएगा तो हम वो कर लेंगे। तो ये गलती वो ना करें, क्योंकि आगे चल के उनको अपना एनपीएस ट्रांसफ़र कराने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत इशू आएगा, और आपका जेई की सैलरी भी काफ़ी टाइम तक रुक सकती है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा। 5वां पॉइंट है, सरकारी सेवा के अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अंतर्गत आपको कहीं भी उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के किसी भी स्टेशन पर नियुक्ति की जा सकती है। वह ये लोकेशन आपका कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप कोई अपने तरफ से चॉइस नहीं रख सकते हैं। आपको रेल कर्मचारी आचार नियम एवं रेल कर्मचारियों एवं आपकी सेवा संबंधित अन्य रेल नियम उप नियमों का पालन करना होगा, जो भी रेलवे के गाइडलाइंस हैं।
यही सारा चीज़ बेसिक बताया हुआ है। 7वां पॉइंट देखेंगे, आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है, जिसमें एक आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है, जैसे कि अगर कोई बीटेक है तो वो उसकी लास्ट स्टडी जो हुई होगी वो आपका कॉलेज होगा, तो उस कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल हैं या एचओडी हैं या एमडी हैं, उनका जो भी हायर अथॉरिटी हैं उनसे जो है आपको वो अटेस्ट करा के लाना होगा। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको गजटेड ऑफिसर से कराना होगा, जैसे एसडीएम वगैरह होते हैं उनसे, जिला मजिस्ट्रेट वगैरह से उसको सत्यापित कराना होगा। 8वां पॉइंट है, यदि प्रशिक्षण के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निर्धारित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको 24 घंटे के नोटिस पर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। ऐसा है कि अगर आप फेल हो गए, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत रेयरली ही कोई फेल होता है जो बिल्कुल ही कुछ करेगा नहीं वही फेल होता है, नहीं तो सभी भी पास हो जाते हैं। लेकिन बाई चांस अगर फेल भी हो गए तो उनको एक और मौका दिया जाता है। हाँ, उस समय जो है आपको खुद से अपनी ट्रेनिंग का जो भी कॉस्ट लगता है, मान लीजिए अगर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी पैसा खर्च होता है एक स्टूडेंट की ट्रेनिंग का, वो आपको खुद से अपनी जेब से भरना होगा। हालांकि इसमें ये लिखा है कि एक नोटिस देकर उनको निकाल सकते हैं, लेकिन एक मौका और दिया जाता है। 9वां पॉइंट देखेंगे, नियुक्ति की तिथि से 1 माह के अंदर आपको प्रथम उपचार परीक्षा पास करनी होती है। मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट पुराना है, यही उन्होंने भेज दिया है। अब देख लीजिए रेलवे का क्या, चलिए छोड़िए, अब ये समझ लीजिए ये पुराने वाला है। उसमें ये होता था कि जब ज्वाइनिंग होता था उसी ड्यूरेशन में आपका मेडिकल कराया जाता था, उसी टाइम पे ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल होता था और मेडिकल के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता था। अभी थोड़ा सा नियम चेंज हो गया है, पहले ही मेडिकल करा लिया गया, तो 9वें पॉइंट का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। 10वां पॉइंट लिखा है, 4 आपको फ़ोटोज़ लेके जाना है लेटेस्ट। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा, एक ही बार में कम से कम 25-30 फ़ोटो जरूर क्लिक कराना। इसमें 4 जरूर लिखा है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना। 11वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसी के लिए मैं बोल रहा था आपको कि आपको बताऊंगा, इसीलिए देखिए बोल्ड करके दिया हुआ है, पूरा डार्क ब्लैक में इसको हाईलाइट किया गया है। यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो अपने विभाग से त्यागपत्र स्वीकृति सहित तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृति उपरांत कार्यभार मुक्त होकर ही उपस्थित हों। इसमें यही है, ऐसा होता है आपका एनपीएस जो अकाउंट होता है वो सिर्फ एक ही खुलता है, चाहे आप कितनी भी गवर्नमेंट सर्विस बदल लें, जैसे आप बैंक में हैं या फिर उसके बाद कहीं जाके क्लर्क बन जाएं या एएलपी बन जाएं या स्टेशन मास्टर बन जाएं, चाहे यहाँ पर रेलवे में ही अपना अगर चेंज करते हैं, एएलपी से टेक्नीशियन में जाते हैं या फिर जेई में जाते हैं या एनटीपीसी में जाते हैं, तभी भी आपका एनपीएस अकाउंट चेंज नहीं होगा, आपका एनपीएस अकाउंट सेम रहेगा। और वही जब होता है आपको ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। अभी मैंने एक लास्ट में वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले, आप चाहें तो वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मैंने उसमें दिखाया था। दरअसल उसमें हुआ ऐसा था कि जो ग्रुप डी के कैंडिडेट से उनका सिलेक्शन एएलपी वगैरह में हो गया था, टेक्नीशियन में हो गया था, जेई में हो गया था, तो उन लोगों ने वो जॉब छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद उधर बहुत जगह पे एएलपी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग तो हो ही चुकी है, तो उन लोगों ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उनकी सैलरी ही बंद हो गई। तो बाद में उनको पता चला कि भैया हमने एनपीएस अकाउंट ग्रुप डी में खुलवाया हुआ है जो कि ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। जब तक ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये रेलवे का नियम है कि आप एक साथ 2 जगह एनपीएस नहीं रख सकते हैं, एनपीएस आपका एक ही होगा। तो ये समझ लीजिए, मैं उनको बोलूँगा जो भी जेई वगैरह में सेलेक्ट हैं या किसी और एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हैं और वहीं पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो एएलपी की ज्वाइनिंग को अवॉइड करें। आपका 1-2 महीने डिले अगर होना है तो अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे एनपीएस अकाउंट ट्रांसफ़र कराने के लिए, थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और ये भी होता है कि पूरा अमाउंट जो है इम्यूनिटी जो बॉन्ड आप भरेंगे उसके तहत वो डिमांड करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे 13.5% इंटरेस्ट भी लिया जाता है। तो ये चीज़ें आप विशेष कर ध्यान रखिएगा, जो भी मल्टीपल एग्ज़ाम में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। 12वां पॉइंट, जो कुछ शर्तें हैं वही जैसा कि मैंने बताया कि आपको 5 साल तक सर्विस करना होगा, उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते। इम्यूनिटी बॉन्ड भी यही भरवाया जाता है। लास्ट टाइम ये नहीं भरवाया जाता था, ये नया प्रोसेस चल रहा है। लास्ट टाइम सिर्फ एक डिक्लेरेशन लिखवाया जाता था, लेकिन अभी बाकायदा पूरा प्रॉपर फॉर्म भरवाया जाता है। और इसमें यदि कोई कर्मचारी, जो ख वाला पॉइंट है देखेंगे, यदि कोई कर्मचारी या प्रशासन की सेवा के 5 वर्ष पूरे नहीं करता जैसा कि ऊपर बताया गया, अथवा उसके बस से बाहर के अतिरिक्त अन्य कारणों से प्रशिक्षण छोड़ना चाहता है अथवा कोई चालाकी अपनाता है, तो उसे प्रशिक्षण का संपूर्ण व्यय एवं प्रशिक्षण काल में भुगतान किए गए वजीफे, वेतन आदि की संपूर्ण राशि वापस करनी होगी।
तो इसमें वही चीज़ है कि आपका जो भी अमाउंट है वो भी देना होगा, और मैंने अभी पहले बताया कि इस पर 13.5% ब्याज भी लगाते हैं बहुत सारे जगह पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो घ पॉइंट है। इसमें प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बॉन्ड तथा एक मिली जुली जमानत की बॉन्ड ₹100 का विशेष एडहेसिव टिकट या नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लगाते हुए संलग्न फॉर्म पर भरना होगा, ताकि उपयुक्त शर्तों को पालन न होने पर प्रशिक्षण व्यय व ऊपर बताए अनुसार भुगतान की गई संपूर्ण राशि की वसूली की जा सके। इसमें वही चीज़ है कि अगर आप जैसे छोड़ के चले जाते हैं तो एक आपसे ये ज़रूर भरवा लिया जाएगा बॉन्ड, ताकि आप बंध जाएं और आपको वो पैसा वापस करना ही करना पड़े। बाकी जो च पॉइंट है उसमें यही है कि अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन वो आप खुद के पैसे पे ही करेंगे। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। साथ में जो लास्ट पॉइंट है उसमें 7 वर्ष के लिए आपको अदर एग्ज़ाम्स जैसे अदर जगहों पे भेजा जाना होता है कि और किसी काम में लगाना होता है, तो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे नीचे देखिए दिनांक छोड़ा हुआ है, जैसे कि वो मैंने दिखाया था उसमें 14 तारीख को उनका रिपोर्टिंग था सुबह 10 बजे। इसी तरह से ये पूरा का पूरा ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। मैं एनसीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इस वेबसाइट में यहाँ पे देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी दस्तावेज जो शैक्षणिक योग्यता वाले हैं उसके 2 अटेस्टेड कॉपी, ये पहले भी मैंने बताया, अभी भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि 2 अटेस्टेड कॉपी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी मूल प्रति, तीसरा जो है साक्ष्यांकन फॉर्म ऊपर जो दिया हुआ है लिंक वो सभी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसके 2 सेट जिसमें फ़ोटो को अटेस्ट करवाना है आपको। चौथा है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके भी 2 प्रतियां, जो कि एक आपके इंस्टीट्यूट से और दूसरा एक बड़े मजिस्ट्रेट वाले अधिकारी से आपको अटेस्ट कराना है। ठीक है, बाकी 5वां पॉइंट, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ का टर्मिनेशन लेटर कि आपने वो रेजिग्नेशन लेटर आपने रिजाइन कर दिया है उसको, वो, और ₹100 का सिक्योरिटी बॉन्ड जो कि बॉन्ड पे आपको लगाना है, देना है, ताकि आप अगर छोड़ के जाएं तो पैसा लिया जा सके आपसे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई इतना कुछ नहीं है। 2-3 चीज़ें ये आपको बनवानी होंगी। ये आपको मैं अब इम्यूनिटी बॉन्ड दिखाता हूँ। इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा, चाहे तो इसको आप टाइप करवा लें या यहीं पे पेन से भर दें। ठीक है, इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, यही सारी चीज़ें लिखनी है, इसके अलावा और कुछ ऐसा ही। नीचे जो है जो आपके विटनेस होंगे उन विटनेस का पूरा सिग्नेचर होगा, ऊपर आपका सिग्नेचर, बाकी विटनेस का सिग्नेचर, ये सारा उनको करवाना है। इसमें इन्होंने 5 का मांगा है जो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है, लेकिन इसमें 2 का ही दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा कितना है, एक बार वेरीफाई भी कीजिएगा इसका। साथ में मैं ये बता दूं कि इसमें जो सिग्नेचर होंगे वो ग्रुप सी अधिकारी, मतलब जो ग्रुप सी में काम करते हैं, जो सर्विस करते हैं, उन्हीं का आपको करवाना है, और 1900 पे ग्रेड से ज़्यादा वालों का सिग्नेचर करवाना है। ये आप विशेष ध्यान रखना, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप जो भी साइन करवाएंगे वो 1900 पे ग्रेड से ज़्यादा वाले से साइन करवाना हमेशा। तो ये आपका इम्यूनिटी बॉन्ड था। अब जरा हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट का देख लेते हैं। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है। इसमें वही बेसिक चीज़ें, नाम, फादर नेम, ये ईयर वगैरह सब, आपने कब पास किया, कब से कब तक किया था, ये सारा भरना है, और प्लेस, इन सब के बारे में। और वहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल होंगे वो और जो गजेटेड ऑफिसर होंगे वो इसको वेरीफाई कर देंगे और अपना स्टंप लगा देंगे। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं। इम्यूनिटी बॉन्ड में थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि आपको 1900 पे ग्रेड से ज़्यादा वाले को ढूंढना पड़ेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है, वो उसको आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद एक आखिरी जो है वो अटेस्टेशन फॉर्म है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको भर के लेके जाना है अटेस्टेशन फॉर्म, फोटो वगैरह लगाना है। इसमें वही नाम, फादर नेम, विलेज, सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, सारा का सारा जानकारी देना है, सब कुछ बताएंगे। साथ में नीचे जो है आपको ये नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारी चीज़ें, साथ में यहाँ पे स्कूल का, कॉलेज का जो भी एग्ज़ाम है, कब पास किया, क्या किया आपने, सारा डिटेल, आपका रिलीजन, सब आपका, मतलब आप ही से बेसिक रिलेटेड चीज़ें हैं, आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। साथ में आपके फैमिली का भी पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। इसमें आपको अपने परिवार के बारे में बताना होगा। और लास्ट में ये देखिए कुछ यस नो करके लिखा हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली भरना है, बहुत ही ध्यान से भरना है। जैसे क्वेश्चंस मैं 2-3 पढ़ता हूँ, वो जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हैव यू इवन बीन अरेस्टेड, कभी आप गिरफ्तार हुए हैं? अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया तो समझिए नौकरी गई, वहीं पे ख़त्म हो गई।
दूसरा है हैव यू इवन बीन केप्ट मतलब डिटेंशन में रखा गया है कि आपको, तो इसके लिए भी आपको नो करना है। मतलब ये सारी चीज़ों में मैक्सिमम में आपको नो 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 ही करना है, ज़्यादातर जगहों पे आप नो करेंगे। और ये केयरफुली भरना, ये आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म है। ये यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भर के और साइन करना है। तो ये सारा बेसिक डिटेल है, उसी के लिए अटेस्टेशन फॉर्म होता है। तो ये सारा आप भर लेना, भर के और फिर लेके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सभी के लिए अच्छी खबर है, मैं होपफुली बोलता हूँ कि इलाहाबाद डिवीज़न का भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग आए, और एनआर में भी मुरादाबाद और लखनऊ का भी जल्दी से आए, आगरा का भी जल्दी आए, और बाकी भी जो अदर जोन के हैं उनका भी जल्दी जल्दी सभी का एलपी टेक्नीशियन सबकी ज्वाइनिंग हो। तो जिनका ज्वाइनिंग आया है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, और होपफुली बाकी लोगों का भी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।